नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। और आज उन सभी कैंडिडेट्स के लिए एक विशेष वीडियो लेके आया हूं जो कहीं ना कहीं नेट या जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और दिसंबर जो है 2024 के अंदर जिस एग्ज़ाम में आप बैठने वाले हो या फिर उसको आपने टारगेट ले रखा है, उन सभी के रिगार्डिंग आज अपन बात करने वाले हैं कि आप लोग अगर CSIR नेट की प्रिपरेशन किसकी लाइफ साइंस से, अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास में जो 6 महीने है ना, 5 से 6 महीने का जो टाइम है उसमें आप ऐसी प्रिपरेशन कैसे करें ताकि आप लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपको JRF या नेट मिल जाए। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग अपन डिस्कस करने वाले हैं। विशेष तौर से मैं अपना अनुभव जो है, जैसे मेरे पास जो अभी 5 टाइम मैंने JRF है वो क्वालिफाई की थी। नेट हालांकि ज़्यादा है, 8-10 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल 5 बार नेट जो JRF है वो क्वालिफाई सर्टिफिकेट पड़े हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं अपना अनुभव बता सकता हूं कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी, और उसी रास्ते से अगर आप प्रिपरेशन करोगे देन आपको 6 महीने के अंदर आराम से आपको JRF या नेट मिल जाएगी। तो यहाँ पर अपन चलते हैं एक ब्लैंक बोर्ड के ऊपर। सबसे पहले अपन देखते हैं कि खास तौर से टारगेट अपना रहेगा आज का CSIR। CSIR नेट। CSIR नेट में आपको सिर्फ इतना चीज़ें समझनी है कि आपकी प्लानिंग कैसी है। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि अभी आपके पास में टाइम कितना है, आपकी यूनिट्स कितने हैं और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता कैसा है आपका, वो डिसाइड करेगा। जैसे मान लो कि मैं अपना अनुभव अगर आपसे बताता हूँ या आपके साथ में शेयर करता हूँ तो अपना मैं बता सकता हूँ आपको कि जब मैंने MSc की थी, ठीक है ना, जब MSc की थी तो MSc प्री और MSc फाइनल के अंदर ये टारगेट मैंने कर लिया था कि मुझे नेट या JRF करना है। ठीक है ना, नेट या JRF क्वालिफाई करना है। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं मेरा रास्ता बताता हूँ। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि मैं हिंदी मीडियम से था। कैसे था? हिंदी मीडियम से था, इसलिए मुझे इंग्लिश मीडियम में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन फिर भी मैंने सबसे पहले जो बुक मैंने परचेज की थी वो की थी मैंने पाथफाइंडर की। पाथफाइंडर लाइफ साइंस। लाइफ साइंस की ये बुक मैं और एक मेरा फ्रेंड जो हम पर्सनली दिल्ली गए थे और वहाँ से हमने परचेज की थी ये बुक और वहाँ से ये बुक लेके आए थे। हालांकि उस टाइम पे इकोनॉमिकली इतनी ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग नहीं थे। फिर हमने इसकी जो फर्स्ट टाइम जो पोर्शन है, इसके 4 पोर्शन आते थे। ठीक है, 2 थे थ्योरेटिकली और 2 थे MCQ, ये आते थे। हम दोनों ने आपस में जीरोक्स कराई, इनकी एक ओरिजिनल ले ली, एक जीरोक्स ले ली, इस हिसाब से लिया। फिर मैंने अपना जो टारगेट है वो रखा। तो मैंने क्या किया कि जो थ्योरेटिकल पोर्शन वाली जो 2 बुक है, वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड, जो आज भी वही आती है, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड, उन बुक को मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया। ठीक है, सेल्फ स्टडी की, मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली थी, ये मैंने सेल्फ स्टडी की थी और दोनों बुकों को अच्छे से रीड की। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब बुक आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, बुक को आप समझ रहे हो, तो आज के टाइम पे सबसे बेस्ट वे है कि कोई भी टॉपिक जो आप पाथफाइंडर की बुक से पढ़ रहे हो उसका बेसिक यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, लैंग्वेज थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो उसी टाइम पे आपको क्या करना है, उस टॉपिक को YouTube की हेल्प ले सकते हो आप। ठीक है ना, YouTube की हेल्प ले सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे आप बुक के कोई भी चैप्टर कर रहे हो या कोई भी टॉपिक क्लियर कर रहे हो, सेम मेरा जो पोर्शन था वो यही था कि मेरा प्रत्येक टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होता था, प्रत्येक चैप्टर यूनिट कंप्लीट होती थी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं क्या करता था, ये जो बुकें थी इसमें 2 बुकें आती हैं, यहाँ पे अपन देखेंगे
तो फर्स्ट जो बुक थी उसमें तो था टॉपिक वाइज एमसीक्यू, टॉपिक वाइज एमसीक्यू था। तो जैसे ही मैं कोई भी टॉपिक पढ़ता था, पाथफाइंडर का कोई भी टॉपिक जो मैं पढ़ता था सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक यदि मैं पढ़ते ही मैं क्या करता था, अपना नॉलेज चेक करने के लिए मैं इस बुक की सहायता लेता था और उसमें क्वेश्चन सोल्व करता था, ठीक है ना। हो सकता है फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सोल्व प्रॉपर रूप से नहीं हो पाते थे तो वापस से थ्योरी पढ़ता था और वापस से क्वेश्चन क्या करता था, सोल्व करता था। इसका मतलब ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो सबसे ज़्यादा की थी उस टाइम पे, ठीक है। दूसरी चीज़ अपन इसमें जो दूसरी बुक आती थी वो आई थी प्रीवियस पेपर, प्रीवियस पेपर PYQ, ये जो क्वेश्चन थे वो बुक थी एक। इसमें मैंने क्या किया था कि जो भी टॉपिक कंप्लीट करने के बाद इसमें जैसे सिलेबस के अंदर कितनी यूनिट है, 13 यूनिट कंप्लीट है, ठीक है। 13 यूनिट हालांकि मेरे से भी नहीं हुई, 13 यूनिट मैंने पूरी नहीं की, लेकिन फिर भी मैंने इसमें से लगभग यूनिट जो की थी मैंने 9 से 10 यूनिट जो है मैंने कंप्लीट की थी। तो प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन एमसीक्यू किए मैंने। जैसे ही एक यूनिट कंप्लीट होती थी मैं उस यूनिट की इस प्रकार से यूनिट वाइज जो क्वेश्चन है जो PYQ के अंदर दिए हुए हैं, यूनिट वाइज एक यूनिट में कितने ऐसे क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, लास्ट 15 साल 20 साल के अंदर 10 साल में जो पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने भी की है और मैं आपको भी सभी को सजेस्ट करना चाहता हूं, जो भी कैंडिडेट हैं जिनको अभी इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, तो सबसे बेस्ट है कि आप लोग जितनी थ्योरी आप पढ़ रहे हो उसी के साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई कैंडिडेट क्या करते हैं कि थ्योरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, थ्योरी को क्या देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और अवॉइड करते हैं, किसको अवॉइड करते हैं, एमसीक्यू को। जबकि मैं कह रहा हूं आपको एमसीक्यू को कभी भी अवॉइड नहीं करना है। किसी भी कैंडिडेट को यदि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर JRF या नेट निकालना है तो सबसे बेस्ट मेथड है जो मैंने फॉलो किया था, वही मेथड आपको फॉलो करने हैं। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के पहले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और प्रत्येक टॉपिक के साथ साथ जैसे यूनिट में आप पहुंचते हो तो उस लास्ट यूनिट के प्रत्येक क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं। ये एक बार नहीं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने वो जो बुकें थी, दोनों जो वॉल्यूम था, ये जो वॉल्यूम था फर्स्ट और सेकंड, ये कम से कम भी मैंने 4 से 5 बार क्या की थी, इसको रिवीजन की थी, ठीक है ना। कितने बार, 4 से 5 बार मैंने इसको रिवाइज किया था। रिवाइज के साथ साथ में प्रत्येक क्वेश्चन की मैंने अच्छे से डिटेल, जैसे कोई भी क्वेश्चन मैं सोल्व करता था उसकी डिटेल अच्छे से मैं अपने नोट्स में शॉर्ट नोट्स बनाता था या बुक से पढ़ता था, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं इसकी प्रिपरेशन करता था कि कोई भी चीज़, कोई भी कॉन्सेप्ट अपना बाकी ना रहे, हर छोटी छोटी वो चीज़ें हम प्रैक्टिस करते थे, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस मेथड को तो आपको फॉलो करना ही करना है। यदि आपको अभी टाइम जो, जैसे अपन देखेंगे कि आपके पास में अभी टाइम जो है वो कितना टाइम बचा है, जैसे मान लो कि अभी जो मंथ है वो स्टार्ट हो चुका है अगस्त 2024 और आपकी जो एग्ज़ाम है वो आएगी, हो सकता है दिसंबर या जनवरी में जाए, दिसंबर 2024 ये आपका टारगेट है। अभी महीने अगर अपन देखेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5, तो मैक्सिमम आपके पास में अभी कितने हैं, 5 मंथ अभी भी आपके पास में है। इस 5 मंथ को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो खास तौर से वो कैंडिडेट्स जिनको मैं आगे का वीडियो बता रहा हूँ, इससे पहले आप लोग वीडियो जो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग देख सकते हो इसका पेपर पैटर्न क्या होता है, ठीक है ना। क्योंकि अभी पेपर पैटर्न के बारे में अपन डिस्कस नहीं करेंगे, अभी सिर्फ अपन रीड कर रहे हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहे, आपकी प्लानिंग क्या रहे कि 6 महीने में फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपकी नेट या JRF क्वालिफाई हो सके, उसके रिगार्डिंग आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5 महीने के अंदर आपकी यूनिट कितनी है, आपकी यूनिट है 13, ये आपकी क्या है, यूनिट है, ठीक है। इनमें से आपको फोकस जो करना है वो कितनी करनी है, यहाँ पे लगभग 9 से 10 यूनिट जो है वो कम से कम आपको फोकस कर लेनी है। अब आपको डिपेंड करता है
कि आप जो यूनिट का सिलेबस देखोगे, जो मैंने पीछे लास्ट वीडियो में बताया भी है, आप लोग सिलेबस देखोगे उनमें से आपको आइडिया लगेगा, चाहे आप बॉटनी के हो, चाहे जूलॉजी के हो, चाहे बायोटेक के हो, चाहे माइक्रोबायोलॉजी, चाहे बायोकेमिस्ट्री, चाहे जेनेटिक्स के हो, किसी भी बायोलॉजी के सब्जेक्ट के हो, सभी को आपका जो पेपर देना होगा वो कौन सा देना होगा? लाइफ साइंस। सभी के सब्जेक्ट जो है वो क्या रहती है? कॉमन रहती है। किसके अंदर? CSIR नेट के अंदर। इसका मतलब सभी का सिलेबस भी क्या है? सेम है। तो सभी को सेम ही चीज़ें आपको पढ़नी है और सभी को जो फोकस करना है वो कितनी यूनिट के ऊपर कर लेना है? 9 से 10 यूनिट के ऊपर आपको फोकस कर लेना है। अब यहाँ से इनमें से सिर्फ आपको कौन सी यूनिट है? यहाँ से 9 से 10 यूनिट आपको टारगेट करना है। यहाँ से प्रत्येक मंथ अगर आप देखते हो, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कहीं से कोचिंग ले रहे हो, ठीक है। कोचिंग भी हो सकती है या सेल्फ स्टडी भी हो सकती है, जो भी आपका मोड हो। तो सबसे पहले अपने को यूनिट मंथ को आपको क्या करना है? डिवाइड करना है कि मेरे पास 5 महीने हैं। इसका मतलब अभी से अगर मैंने पहले से थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन की है तो प्रत्येक 15 दिन 1 यूनिट क्या करने हैं? टारगेट करने हैं, ठीक है ना, प्लस MCQ, ये मेरे को टारगेट कर लेना है। अब ये टारगेट आपको भी पता है कि 15 दिन में 1 यूनिट प्लस MCQ पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल होगा तो कैसे होगा? इसका मतलब आपको पर डे के जो हावर है वो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। पर डे के हावर लगभग आपको 15 घंटे 12 घंटे के आसपास टाइम अगर आप बैठा सकते हो, देन आप इजी वे के अंदर 1 यूनिट 15 दिन के अंदर प्लस उसके MCQ आराम से आप कर पाओगे। तो ये आपका देखो टाइम टेबल है, चाहे आप लाइब्रेरी में बैठा हो, चाहे आप घर पे बैठा हो, कैसे भी आपको मैनेज करना है कि 6 महीने में यदि किसी कैंडिडेट का टारगेट है कि मुझे नेट JRF करके फ्री होना है सिर्फ, तो उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम है। और इस प्रकार से आप 15 दिन के अकॉर्डिंग 1 यूनिट को लेके चलोगे तो यहाँ पर लगभग अपन कह सकते हैं 5 मंथ के अंदर 10 यूनिट आप टच कर पाओगे, ठीक है ना। और आपको टारगेट भी कितना है? 10 यूनिट ही आपको टारगेट है। सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे भले ही कोई यूनिट की आपकी क्या छूटे? थ्योरी छूटे, लेकिन जिस यूनिट की थ्योरी आपने क्लियर की है उसके MCQ नहीं छूटने चाहिए। क्या नहीं छूटनी चाहिए? MCQ कभी भी इग्नोर नहीं करना है। यदि किसी कैंडिडेट को फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सिलेक्शन चाहिए तो आपको MCQ प्रैक्टिस उतनी ही करनी पड़ेगी जिस यूनिट की थ्योरी आपने पढ़ी है। हो सकता है कई बार ऐसा भी कर सकते हो आप लोग कि थ्योरी एक बार पढ़ो, MCQ 2 बार सॉल्व करो, ताकि आपके थ्योरेटिकल पोर्शन में यदि कोई पोर्शन, यदि कोई टॉपिक, यदि कोई कॉन्सेप्ट छूट भी गया है, देन आप जब MCQ सॉल्व करोगे 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो MCQ के साथ ही आपका क्या होगा? क्लियर होगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर कर सकते हो आप? तो MCQ के साथ में आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट है। इसके अलावा यदि कोई कैंडिडेट प्रिपरेशन करना चाहता है, ये राजस्थान की जो कोचिंग है आईफास जोधपुर वाली कोचिंग, तो इनके जो मॉड्यूल्स आते हैं थ्योरेटिकल, ठीक है ना, थ्योरेटिकल ये जो पोर्शन आता है, हालांकि मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन इनके कभी पढ़े नहीं है, अभी बुक्स नहीं देखी मैंने, लेकिन बताते अच्छे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इनके जो MCQ है, PYQ है, ये बुक्स आप ले सकते हो, इनसे भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। MCQ इनमें भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो एक्सप्लेनेशन वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये भी बेस्ट है। तो इस मेथड से यदि आप करोगे तो आपको मैं कह रहा हूँ 13 मिनट को इजी वे के अंदर आप कर पाओगे। अब अगला आता है कि पेपर में अटेम्प्टिंग कैसे करें अपन, तो वो हालांकि मैं बता चुका हूँ। एक इसमें आता है कि कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है ना। टोटल पेपर जो आपका होता है वो सिंगल पेपर होता है। कितना पेपर है? सिंगल पेपर है। सिंगल पेपर है, इस पार्ट A है, पार्ट B है, पार्ट C है। 3 पार्ट है, 3 में से B और C जो पार्ट है वो आपका लाइफ साइंस का होगा। A पार्ट जो होगा वो आपका रीजनिंग का होगा, ठीक है ना। और ये कैसा होगा? लाइफ साइंस का होगा। इसका मतलब टोटल जो पेपर है, टोटल जो मार्क्स है वो कितने का होगा?
200 का होगा। यदि आपको कट ऑफ चाहिए कि मुझे नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो आपको 200 में से लगभग आपको 100 से 120 नंबर के आसपास में आपको क्या करने पड़ेंगे, क्वालिफाई करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी जेआरएफ वो 100% आपकी जेआरएफ हो जाएगी। यदि 100 से 110 के बीच में आते हैं तो भी आपकी नेट क्वालिफाई हो जाएगी, लेकिन अगर आपको 120 के आसपास पहुंचते हो तो जेआरएफ आप डिजर्व करोगी। इसका मतलब इस मेथड से यदि देखो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यदि आप किसी भी एग्जाम की आपने टारगेट कर रखा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी प्लानिंग कितनी परफेक्ट है। इसके अलावा कुछ बुक्स जो मैंने पढ़ी थी वो मैंने पढ़ा था साथ साथ में, जैसे मान लो पाथफाइंडर तो मैंने पढ़ा ही था, पाथफाइंडर के अलावा कुछ बुक्स जो मैंने साथ में एमएससी के टाइम पे भी पढ़ी थी, उसके अलावा भी मैंने वो जो बुक्स है वो पढ़ी थी। जैसे अपन बात करते हैं खास तौर से कि एमएससी के साथ एक बुक जो थी हमारे पास, सबसे बेस्ट बुक जो थी वो थी हमारे पास, एक तो लेनिंजर और एक थी हमारे पास वॉइट एंड वॉइट। ये हमारे पास बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स थी और काफ़ी अच्छी बुक है। वॉइट एंड वॉइट भी काफ़ी अच्छी है और लेनिंजर तो आपको पता ही है सबको। इसके अलावा एक शॉर्ट में जो बुक आती थी हमने वो हम पढ़ते थे, यू सत्यनारायण के ऐसे कुछ नाम से है, यू सत्यनारायण ऐसे कुछ नाम से एक बुक आती थी, वो भी हम पढ़ते थे। इसके अलावा हमने सेल बायो और मोल बायो इनकी जो बुक थी, जैसे खास तौर से एक तो थी लोडिस, एक तो लोडिस थी, लोडिस के अलावा एक क्लार्क थी, ये क्लार्क थी, एक क्लार्क के अलावा एक कूपर आती है, ये वाली बुक भी काफ़ी अच्छी थी। इनमें डायग्राम इतने अच्छे थे, सेल बायो मोल बायो से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो पूरे इसमें से काफ़ी अच्छे बुक्स में थे, है ना। ये बुकें उसी के साथ साथ में पढ़ते थे हम, और एमएससी के साथ में भी इन बुकों को मैं पढ़े थे। इनके अलावा जब नेट की प्रिपरेशन की तब भी मैंने इन बुकों को वापस रिवीजन किया था। इसके साथ में एक बुक आती थी जीन वाली, ये बुक यहाँ से पढ़े थे, जीन वाली जो बुक थी वो भी पढ़ी थी। इसके अलावा एक टी.ए. ब्राउन की आती है शायद, टी.ए. ब्राउन जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से चलती थी, तो वो एक बुक काफ़ी अच्छी थी। एक एच.एस. चावला की थी, ये जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर अपने जो प्लांट टिश्यू कल्चर का जो पोर्शन था, खास तौर से एप्लीकेशन ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट टिश्यू कल्चर, उससे रिलेटेड ये पोर्शन था, तो ये भी इसमें से हमने कवर किए थे। तो ये चीज़ें कई बुक्स ऐसी थी। इसके अलावा भी कई बुक है ऐसी, एक ये बी.डी. सिंह पढ़ी थी, ये बी.डी. सिंह पढ़ी थी, ये बुक भी काफ़ी अच्छी है। ये बुकें सभी मोस्टली कहीं ना कहीं पढ़े थे। इसके अलावा भी कई बुक तो एमएससी के टाइम पे उस टाइम पढ़े थे जब नेट की प्रिपरेशन कर रहे थे और एमएससी साथ में चल रही थी, लेकिन अभी कुछ बुक्स के नाम अभी भी याद नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब उन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन मैंने किया था और शॉर्ट नोट्स भी हमेशा बनाता था। तो शॉर्ट नोट्स और इन बुक्स का प्लस पाथफाइंडर की और पाथफाइंडर के एमसीक्यू सॉल्यूशन का सबका रिजल्ट लास्ट में निकला कि फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर नेट है वो आराम से हो गई थी और सेकंड के अंदर जेआरएफ हो गई थी। उसके बाद में कंटिन्यू जेआरएफ है 5 बार हुई, उसके बाद में नेट है वो कंटिन्यू जो होता रहा और लगभग जो है वो 10 से 11 या 15 जो भी है इतने के आसपास पढ़े हैं सर्टिफिकेट्स, मैंने कभी काउंट नहीं किए। इसके अलावा आईसीआर नेट भी क्वालिफाई किए 2 बार गेट क्वालिफाई किए, डीबीटी जेआरएफ भी क्वालिफाई किए। इसके अलावा सेट है वो भी 2 बार पढ़ी है। तो ये सभी चीज़ें जो भी आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठते हो तो आराम से आपको क्वालिफाई कर लोगे। तो बेस वही है कि आपने बेस कैसे बनाया है, इसलिए बेस के ऊपर डिपेंड करता है। बेस यदि आपका अच्छा सा स्ट्रॉन्ग है और आपने अच्छी सी मेहनत की है, आपने किसी भी स्टेज पे आकर अच्छी सी मेहनत की है, तो आपका रिजल्ट 100% आपका बेस्ट रिजल्ट बोलेगा। तो एक चीज़ मैं आपको लास्ट यही कहना चाहूँगा कि जैसे मान लो कि मैं उस टाइम पे लास्ट में पीक पॉइंट पे था, प्रिपरेशन कर रहा था यूनिट को, जैसे मान लो थ्योरेटिकल पोर्शन है, इनको मैं 2 या 4 बार मैंने रिवीजन कर चुका था, मैं एमसीक्यू को भी सॉल्व कर चुका था। तो मेरे माइंड में सिर्फ एक ही टारगेट था
अगर आज आप भी यदि प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी कंडीशन हो, अनफेवरेबल हो, फेवरेबल हो, घर में कोई भी इवेंट हो, फंक्शन हो, लेकिन यदि आप उन सब चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ आपका टारगेट यही है कि सिर्फ ये 6 महीने मुझे देने हैं, पूरी साल या 2 साल मुझे व्यर्थ नहीं करने हैं, तो आपको फुल डेडिकेशन 100% डेडिकेशन के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन और इसमें झोंकना पड़ेगा। तब जाके आपकी प्रिपरेशन होगी और तभी आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के दौरान यदि आपने अपना 100% दिया है, 100% भी अपन कह सकते हैं ईमानदारी के साथ में यदि आपने दिया है तभी आपका सिलेक्शन होगा। यदि आपने थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है, 10 दिन का कॉम्प्रोमाइज़ किया, 15 दिन का कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आपने 100% आपका दिया है और फुल ईमानदारी, फुल डेडिकेशन के साथ में दिया है, जैसे मान लो मैं प्रिपरेशन कर रहा था, उस टाइम पे घूमता था, कहीं भी कुछ भी करता था, तो भी मैं हमेशा झिरोक्स निकाल के रखता था MCQ की, कि इस यूनिट की MCQ है, वो बैठे बैठे कहीं भी चाय की धड़ी पे जाते थे, कुछ भी करते थे, MCQ हमेशा साथ रखते थे हम, तो MCQ बैठे बैठे सोल्व करते रहते थे। कहीं भी है डिस्कशन करना है, कोई फ्रेंड सर्किल आपको, उससे डिस्कस करो ताकि आपको याद रहे वो चीज़ें। तो ये चीज़ें भी है, टाइम कम से कम वेस्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। 6 महीने यदि आपने टारगेट किए हैं तो टाइम आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। यदि टाइम आपने वेस्ट किया है, एंड्रॉयड फ़ोन के बेस पे आपने टाइम वेस्ट किया है, गलत संगति के बेस पे आपने किया है, तो मैं कह रहा हूँ इससे बड़ा टारगेट मत लेना 6 महीने का। आपको जैसा करना है वैसा कर सकते हो। यदि मैंने जो बताया है इस मेथड को आप फॉलो करते हो, जो अगर आप मुझे आइडियल मानते हो थोड़ा सा भी, तो मैंने जैसे 6 महीने में की थी वैसे आपको भी 6 महीने में करना है। और उसके बाद में जब मैंने एक बार कर ली थी JRF, तो उसके बाद में मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। हर बार मैं सिलेबस को रिवीजन करता था, आराम से JRF मेरी निकल जाती थी। तो एक बार यदि आपने अच्छे से स्ट्रगल कर लिया, अच्छी सी मेहनत कर ली है, तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ आपके साथ में फर्स्ट अटैम्प्ट के साथ में ही आपकी JRF निकलेगी। और जब भी आप एग्जाम में बैठोगे, नेट या JRF हमेशा लेके ही उठोगे। ये मैं कह रहा हूँ 100% दावे के साथ में आपको कह रहा हूँ। लेकिन ये 6 महीने आपको सिर्फ डेडिकेशन के साथ में आपको प्रिपरेशन करना है। MCQ प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी करनी, चाहे आप कहीं से भी कोचिंग ले रहे हो, कहीं से भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो इसी मेथड को आपको क्या करना है, फॉलो करना है, देन आपका सिलेक्शन पक्का होगा। वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, और आप इस डेडिकेशन के लिए कितने तैयार हो, आप कितने प्रतिशत आप तैयार हो, कितने परसेंटेज आप तैयार में हो, तो वो सभी आप लोग अपने फेवर को, जो भी आपके माइंड में आता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल होगा और एक मोटिवेशन जरूर देगा। आज के लिए अपना वीडियो और सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।